बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। खबरें गर्म हैं और खबरें कुछ ऐसी हैं जो कि चौंका देने वाली हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत तो मौजूद है तहरीक अदम एतमाद के बाद। ये एक मखलूत हुकूमत है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन इंप्रेशन ये है कि ये हुकूमत कुछ काम शायद कर नहीं पा रही, कुछ ऐसे फैसले नहीं ले पा रही जिनको लेने की बहुत ज़रूरत है। ये मुश्किल फैसले हैं। उसकी क्या वजह है? क्या उसकी वजह यह है कि तमाम इत्तेहादी एक पेज पर नहीं है? क्या उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का बढ़ता हुआ सियासी दबाव ऐसा है जिसके सामने मुश्किल फैसले लेने मुश्किल हो रहे हैं? और हुकूमत को एहसास है कि अगर कोई अनपॉपुलर फैसला इस वक्त लिया गया तो वो इस मौजूदा सेटअप के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। एक तमाशा आपको पंजाब में नज़र आता है, जहां पर गवर्नर अपना ओहदा खो चुके हैं। एक कानूनी तरीका था जो कि अपनाया गया और वो अपना ओहदा खो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी बज़िद हैं कि मैं अब भी गवर्नर पंजाब हूँ। गवर्नर पंजाब के दरवाजे उन्हीं के लिए बंद कर दिए गए। गवर्नर हाउस के बाहर बाकायदा तौर पर नफरी तैनात है, वाटर कैनन्स मौजूद हैं कि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब को किसी सूरत भी गवर्नर हाउस दाखिल ना होने दिया जाए। उनका सिक्योरिटी का अमला, उनका सब कुछ डिटेल वापस बुला ली गई है। ये ऐसी सूरत हाल है जो कि बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ क्योंकि अभी भी जनाब आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत हैं, तो किस तरह से वो अपने ऐवान सदर को इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरी हुकूमत को चौक करने के लिए और बहुत सारे मसाइल क्रिएट करने के लिए, वो आपको नज़र भी आ रहा है। लेकिन सवाल ये ज़रूर मौजूद है कि ये हुकूमत क्या जो इस बुनियादे पर आई थी कि हमने महज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं और कुछ माइनर अमेंडमेंट्स करनी है, उसके वो ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? जो जिसे कहते हैं कि एक बड़ा अपहिल टास्क है मुल्क में मईशत को किसी दुरुस्त समत की तरफ लगाना, क्या ये हुकूमत लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी? और ओवरऑल लोगों के अंदर इंप्रेशन क्या जा रहा है कि आज 3 हफ्ते मुकम्मल हो रहे, 3 हफ्ते हो गए, चौथे हफ्ते में हुकूमत जा रही है, तो क्या ये हुकूमत खुद को रिकग्नाइज करवा पा रही है, लेजिटिमाइज करवा पा रही है? मुल्क के जानदार तज्जिया निगारों से हम ये पूछेंगे और एक बड़ा कैंडिड ओपिनियन भी आपके सामने रखेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून का एक हाई पावर डेलीगेशन जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के पास, और अपेरेंटली मियां नवाज शरीफ साहब ने ही उन्हें तलब किया है लंदन में। एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि नहीं, और इसे प्ले डाउन किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि नहीं जी, ये तो एक खैर सगाली की मुलाकात है, हम जाएंगे नवाज शरीफ साहब के पास, उन्हें मिलेंगे और उनसे कुछ मुशावरत करेंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो मियां नवाज शरीफ लेना चाह रहे हैं और कुछ उन्हें सियासी तौर पर नज़र आ रहा है और इसलिए उन्होंने मुशावरत के लिए सबको तलब कर लिया है। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इसके लिए हम चलते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, स्टार रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के। खबरें इन्होंने माजी में भी ब्रेक की हैं लंदन से। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ज़रा ये बता दीजिए कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का अपनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लेना और मुशावरत के लिए और लोगों को बुला लेना, शायद खाकान अब्बासी साहब भी पहले वहाँ मौजूद थे, क्या हो रहा है और अंदाज़ा क्या है आपका, खबर क्या है अंदर की? ये मनीब साहब, जो मीटिंग कल होने जा रही है, ये एक्चुअली 2 मीटिंग्स है। कल के दिन भी वेडनेसडे को भी होगी और थर्सडे को भी इनकी मीटिंग्स है। और जो हमें जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब वो ये सजेस्ट करती है कि इन मीटिंग्स का जो बहुत सारे जो पीएमएलएन जो अपने पार्टी मामलात के हवाले से भी बात करेगी, और डेफिनेटली जो आपने अपने इंट्रो में जो कहा कि बाज अनपॉपुलर जो डिसीजन है उसके हवाले से उन्होंने बात करनी है। जहां तक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म जरा की का ताल्लुक है, उसमें जो इत्तेहादी हैं वो तो कैटेगोरिकली इस वक्त तक एक पेज पर हैं। लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन जो है, जो मुस्लिम लीग के लिए जो यहाँ पर जो हमारी मुलाकातें और बातें हुई हैं, उसकी रोशनी में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमी के हवाले से, सब्सिडीज के हवाले से बाज की डिसीजंस हैं जो हुकूमत को लेने हैं, लेकिन वो अगर वो डिसीजन लिए जाते हैं तो अनपॉपुलर होंगे और उससे डायरेक्ट इफेक्ट जो मुस्लिम लीग का अपना वोट बैंक होना है, ये मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक और है। जिसमें ये मुख्तलिफ जो लीडरशिप बता भी चुकी है कि उनके लिए लैंड माइन छोड़ी गई हर सकता, लेकिन जो ये जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें बाकायदा इसमें कोई बड़ा फैसला आप एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें बात सामने नहीं आनी। लेकिन ये जरूर है कि उसमें एक लाएअमल तय होना है कि कितने अरसे तक ये हुकूमत रहनी है। और उसके बाद इस वक्त जो नवाज शरीफ की बहुत उनकी ख्वाहिश है कि अगले इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब ये उन्होंने देखना है कि वो कौन सा टाइम फ्रेम होगा कि जिसके तहत वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और दीगर जो मुख्तलिफ एजेंडाज, जो क्विक जो एजेंडाज है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और अगले इलेक्शन की तरफ जाए। ये बात बहुत क्लियर है कि नवाज शरीफ इस हमायत में है कि जितनी जल्दी ये चीजें हों, अगले इलेक्शन हो, ताकि कोई भी हुकूमत जो आती है उसको एक क्लियर मैंडेट मिले 5 साल के लिए और वो
जो अपना जो लॉन्ग टर्म जो उनको एजेंडा उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक। और इसहाक डार साहब के कोई वतन वापसी के हवाले से कोई ऐसे फैसले हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब के ऊपर अपेरेंटली वो भी उनके भी कानूनी मामलात हैं जो कि पेचीदा हैं। कोई खबर ऐसी है कि वो भी कोई प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान जाने का, या मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं या नहीं? मुनीब, इसहाक डार और नवाज शरीफ दोनों के पासपोर्ट जारी हो चुके हैं। ये हमने खबर दी थी तकरीबन आज से 2 वीक्स पहले, और वो जो हमारी इतलात के मुताबिक लंदन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जो ना नवाज शरीफ और ना इसहाक डार का उनका जो इमीडिएट फ्यूचर है उसमें पाकिस्तान वापसी का मैं आपको बता सकता हूँ कोई प्लान नहीं है। इनिशियली आपको याद होगा ये सुना गया था कि ईद के फौरन बाद वो आ रहे हैं, और एक मौका पर प्लान था भी। लेकिन जो आज के जो हालात है मैं आपको सिर्फ उनकी बेसिस पे ये बता सकता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि अगले तकरीबन 2 महीने या 2 से 3 महीने तक नवाज शरीफ या इसहाक डार, नवाज शरीफ की वापसी के तो फिलहाल चांसेस नहीं है। इसहाक डार इस हवाले से एक ख्याल ये है कि शायद वो पहले पाकिस्तान वापस चले जाएं। इसमें इसहाक डार साहब से मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो बहुत ही बोगस केस बना था, जिसके लिए वो पेपर वर्क भी उनके पास और सारी चीजें वो साबित कर सकते हैं, जो उनका अकाउंट्स का वो मसला बना था। सो ये लग रहा है कि अगर वो वापसी हुई भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। जो लंदन में इकट्ठ हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाई पावर डेलीगेशन का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये सिचुएशन, ये खबर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आज के हालात के ऊपर तजिया हासिल करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। जनाब अंसार भाई साहब मौजूद हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब आपका। जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मज़हर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी हम इस हवाले से सियासी तज्जिया लेंगे। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। सबसे पहले अंसार भाई साहब, मैं क्योंकि बहुत इंटरेक्शन हमारा रहा है ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता भी रहा हूँ इस हवाले से, और हम डिस्कशन भी करते रहे हैं, बड़ी कैंडिड डिस्कशन। और ये सब कुछ हो रहा था, ये तरीके अदम एतमाद आ रही थी, आपकी और मेरी गुफ्तगू इसी पे होती थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सियासी है, ऑर्गेनिक है, नहीं है। और उसके ऊपर आपका एनालिसिस मुझे हमेशा बड़ा अट्रैक्ट करता था कि आपकी खबर भी ये थी और आपको लग भी ये रहा था कि ऑर्गेनिक नहीं है। बट हेयर वी आर सर, हम उस सारे प्रोसेस के बाद हम इस हुकूमत को कह सकते हैं कि 3 हफ्ते से चौथे हफ्ते में चली गई हुकूमत। लेकिन इंप्रेशन क्या आ रहा है अंसार भाई साहब, सबसे पहले आपको, कि क्या ये हुकूमत लेड बाय शहबाज शरीफ साहब हु इज डूअर, कि वो काम कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, ही कैन मेक थिंग्स वर्क, लेकिन इंप्रेशन क्यों ये आ रहा है कि ये हुकूमत डगमगा रही है, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट फंक्शनिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग? क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है या गलत है सर? देखिए, मेरा ख्याल है मुनीर साहब, ये इम्प्रेशन बिल्कुल सही है, और इसका बेसिक रीज़न ये है, और मैं तो पहले भी मेरी अप्रीहेंशन ये थी कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस, एक तो वो जो आपने बात की ना ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक था या नहीं था, वो बहस अब माजी की है, उसमें इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो है कि किस लिहाज से कि नो कॉन्फिडेंस जब हो गया, तो मेरा ये व्यू पॉइंट था कि फिर हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की गवर्नमेंट बनने जा रही है, मतलब 12-13 फ़र्ज़ करें एलाइज़ हैं, वो एक गवर्नमेंट बना के जा रहे हैं, और फिर उनके 2-3 टोटल उनके पास मेजॉरिटी है, अपोजिशन है ही कोई नहीं। बिल्कुल। और फिर जिस किस्म की फिर बयानियाँ लेके आ गए हैं, जो नैरेटिव वो ठीक है या नहीं है, कितना सच है या कितना उसमें झूठ है, वट एवर, लेकिन एनी हाउ इमरान खान साहब उसको सेल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक इतनी डिवाइसिव किस्म की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो रही है कि इतनी नफ़रत मैंने अपनी ज़िंदगी में सियासत में कभी नहीं देखी, और अनफॉर्चुनेटली इसी का रिफ्लेक्शन हमें अपने मीडिया में नज़र बहुत ज़्यादा पिछले चंद हफ्तों में तो आया, अभी कुछ चैनल्स में कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एनी हाउ बहुत ज़्यादा डिवाइसिव अगर हमें पॉलिटिक्स नज़र आई तो वही उसी किस्म की हमें डिवाइसिव मीडिया नज़र आया। और इतने मुश्किल हालात में, मतलब है कि देखें, ये जो शहबाज शरीफ साहब डूअर की बात जो आप कह रहे हैं ना, अब ये है कि वो जिस सिचुएशन में आए, मुझे बताएं कि 39 रुपीज़ उनको पेट्रोल महंगा करना है और 75+ उनको डीजल महंगा करना है। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है? नहीं कर सकती। अगर आपने नहीं करना तो 3 महीने में अगर आप ये बर्डन पेट्रोल का सब्सिडी का लेते हैं तो आपने अल्लाह माफ़ करे आपने डिफ़ॉल्ट कर जाना है, बिल्कुल बैंकरप्ट। तो मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाना है। सो ये वो जो है ना डेविल और डीप सी वाली बात है कि उसके दरमियान में तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह से, और चूँकि मैं बात कर रहा हूँ डिवाइसिव पॉलिटिक्स की, नफ़रत की बात कर रहा हूँ, डिवाइसिव मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये वो हालात हैं जहाँ हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को मिल बैठ के
ये जो अजीब दलदल में पाकिस्तान फंस गया, इससे निकलना चाहिए। सर ये हो नहीं रहा कि मिल के सर कथा कलामी होगी, लेकिन ये मिल के बैठने वाली बात तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इतनी, जैसे आपने खुद कहा, हम इतने बिटरली डिवाइड हो गए हैं कि वो मिल के बैठने वाला तो अब पॉसिबिलिटी नजर आती नहीं है। बट आपको लगता है, क्योंकि ये अब उस बात को आपको देखिए वो स्वविवेक कर जाते हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं इलेक्शन कब होने हैं या क्या एजेंडा क्या है, वो कहते हैं अपने वक्त पर होंगे। वो वक्त पर होंगे, लेकिन उस वक्त तक हुकूमत आप कैसे चलाएंगे, पॉपुलर फैसले कैसे करेंगे, इसका जवाब क्लैरिटी से किसी के साथ नहीं आता, किसी के पास नहीं है सर। देखिए वक्त पे नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं, वक्त पे नहीं होंगे, जल्दी होंगे, और पता नहीं कितने जल्दी होंगे ये भी आपको देखेगा, पता लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये मामलात ज़्यादा आगे चल सकते हैं, बिकॉज वही वाली बात है कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और वही वाली बात आपकी कि वे मिल के बैठ भी नहीं रहे, सारे मसाइल अपनी जगह, तो मुझे तो बड़े ही सीरियस मतलब है कि कंसिक्वेंसेस लग रहे हैं। और इसका अपेरेंटली हल यही है कि ये देखिएगा कि गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली यही कुछ इसी किस्म का फैसला कर सकती है कि आप फ्रेश इलेक्शन करवा लें, और फिर जो भी है जिस किस्म के भी हालात निकलते हैं आगे से। मजहर अब्बास साहब, ये एक अगेन सवाल ऐसा है हमारे मुल्क में, आपको पता है, आप सब मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपने मुल्क की तारीख देखी है, बहुत कुछ बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि मेरा एक बिलीफ रहा है कि जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है हमारे मुल्क में, वो कभी सियासतदान मुकम्मल तौर पर रहा नहीं है। लेकिन चलें, अब कुछ हो गया, अब जो हालात हैं, ये जो इलेक्शंस की बात है, ये फैसला भी क्या मुकम्मल तौर पर किसी सियासी कुव्वत या सियासी कुव्वतों के पास है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कुछ डिलिमिटेशन के मामलात हैं और मामलात हैं, ये इलेक्शन का फैसला के कब होना है इवेंचुअली? क्योंकि आप देख रहे हैं इमरान खान साहब, अब जैसे आज जेलम में जलसा हुआ, वो जलसे कर रहे हैं, उनका नैरेटिव है, वो जोर डाल रहे हैं और अब डालेंगे भी 20 के बाद। ये फैसला कौन लेगा कि इलेक्शन कब करवाना है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है इस पूरे सिनेरियो में? जो 8 मार्च के बाद हुआ है, सबसे ज्यादा डैमेज मुस्लिम लीग नवाज हुई है। यानी एक ऐसी जमात जिसके बारे में अब तक ये तासुर था कि वो पंजाब में बहुत सबसे बड़ी जमात है, पंजाब में वो मुसलसल बाई इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। इमरान खान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब से हुकूमत चल नहीं रही थी, और इस वक्त सूरत हाल ये थी कि इमरान खान जो भी इक़दाम करते थे लोग उससे खुश नहीं होते थे। पीटीआई के अंदर लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि यार अगली मरतबा टिकट लें ना लें। खुद अपोजिशन ने लेड बाय शहबाज शरीफ इस पूरे सिनेरियो को तब्दील कर दिया। आज इमरान खान फ्रंट फुट पे हैं, आप बैक फुट पे हैं। आपने अगर एक इंटरम सेटअप के लिए, इंटरम सेटअप ही है ना, यानी आप 1 साल का है ना ये सेटअप, 1 साल उसमें हर सूरत में इलेक्शन होने, तो उसके लिए आप किसी नाइट वॉचमैन को भेजते हैं बैटिंग करने। आप खुद नहीं उतर जाते फील्ड में, जो इस्टेब्लिश बैट्समैन होता है वो खुद नहीं उतरता। तो यहाँ ज़रूरत इसकी थी कि अगर अव्वल तो ये फैसला ही मेरे लिहाज से गलत था अदम एतमाद की एक 1.5 साल पहले लाने का, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप ले ही आए थे तो किसी भी मुस्लिम लीग नवाज के किसी भी अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं उनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर करते, ऐसे ही किसी आदमी को चीफ मिनिस्टर कर देते। ये ज़रूरी था कि इस वक्त शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ जाते। अब क्या होगा? अब 1 साल में अंडर प्रेशर रहेगी ये गवर्नमेंट, चाहे 1 साल में रहे, 6 महीने में इलेक्शन करें, और शहबाज शरीफ अब उस पॉलिटिकल सीन से आउट हो जाएंगे। अब उस पूरी सिचुएशन से वो आउट नजर आएंगे। हमजा शहबाज आज तक कैबिनेट नहीं बना सके और हमें नहीं पता वो कैबिनेट बना भी पाएंगे नहीं बना पाएंगे। फिर आप एक ऐसे आदमी को अगर जो इस सेटअप के लिए लेकर आते प्राइम मिनिस्टर, जिसपे कोई मुकदमा नहीं होता, जिसपे कोई केस नहीं होता, जिसपे कोई सीरियस चार्जेस नहीं होते, उसको आप 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देते। उसमें इसी तरीके से किसी को आप चीफ मिनिस्टर बना देते। मुस्लिम लीग नून का बयानिया भी चलता रहता, लेकिन सबसे बेहतर बयानिया वही था, सबसे बेहतर इनके पास ऑप्शन यही था कि आप इंतजार करते इलेक्शन का क्या होता। फर्ज करें जिसकी वजह से आपको खदशात थे कि जी अगर ये हो गया तो हम कैसे अगला इलेक्शन मैनिपुलेट कर लेंगे गवर्नमेंट, तो क्या आप जद्दोजहद का रास्ता खत्म हो जाता है? आपने 12-13 जमातों को इकट्ठा किया, आपने इत्तेहादियों को तोड़ा, आपने मुनरफीन का एक जमघटा जमा किया, उससे आपको सियासी फायदा क्या हुआ? इमरान खान को तो नुकसान नहीं हुआ, सियासी नुकसान तो आपको ही हुआ। बिल्कुल ठीक। तो मेरे नुक्ते नजर से तो ये एक इंतहाई गैर सियासी फैसला था, जिसका टोटल लॉस इस गवर्नमेंट की तमाम पार्टियों का हुआ है
और सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून को है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है रऊफ क्लासा साहब, ये बहुत से जिस तरह अभी एक इम्प्रेशन था और हर कोई कमेंट करता था, आप भी बड़ा तगड़ा प्रोग्राम करते हैं और तज्जिया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देते हैं, बहुत सारे इश्यूज रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को एक डेंट जो था या डलता था, वो चाहे उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तनकीद होती थी, वो कहता था जी इनको टिकट नहीं लेंगे, हल्कों में इनके MNAs नहीं जा सकते, बड़े बुरी हालात हैं, महंगाई। अब कोई उस वक्त की महंगाई की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज की महंगाई जो है वो जिसे कहते हैं ना, इट्स शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप, वो ऊपर से चीखें लगा रही है और बता रही है हर एक को कि मैं कितनी महंगी हूँ और जीना लोगों का कितना दोबर है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी आपको पैल्पेबल चेंज नज़र आएगा और आपको पता लगेगा कि महंगाई कम हो रही है और आप ये मुश्किल फ़ैसले जो हैं इसका जो ताल्लुक है वो पिछली हुकूमत के लैंड माइन्स बिछा गई है। बट फैक्ट ये है कि आज पिछली हुकूमत के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, लोग तो इस हुकूमत की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को आफ्टर ऑल दिस आपको लग रहा है कि उनको एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, फ़ायदा हो गया बहुत ज़्यादा? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल अगर आप जाएं पिछले कोई 1.5-2 महीने पहले का पाकिस्तान देखें तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं तो लगता था चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं। IMF ने टेक ओवर कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आप देखते पेट्रोल की कीमतें हैं, इवन डॉलर देख लें, जब इमरान खान साहब गए हैं डॉलर उस वक्त भी मेरा ख्याल 189 पर पहुंचा हुआ था। पेट्रोल डीजल वगैरह बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई थी, बल्कि उनके अंदर बहुत बड़ा एक उन पर खौफ था कि हम हल्कों में कैसे जाएँ। और आपको याद होगा मरियम नवाज साहब ने कई दफ़ा इस पर उन्होंने कहा भी सही कि जाकर तो दिखाएं आवाम में, आवाम आपका क्या हशर करते। लोग वाकई उस वक्त नाराज़ थे, एंग्री थे और उन्हें लग रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। और उन्होंने 3-4 फैमिलीज जो हैं पंजाब में उन्होंने आके वहाँ पे मुसल्लत किए हैं और उन्हीं लोगों की किस्मत जो है वहाँ पर बदले। सो इमरान खान साहब और उनके जो वज़ीर थे, हमारी बातचीत होती रहती थी, आप भी मिलते रहते होंगे, वो बहुत सारे उसमें थे, मुश्किल में थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिरी साल है, हमने इलेक्शन में जाना है, लास्ट ईयर हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है गिदड़ सिंह है, अवाम को हम बेचें और उसके बाद हम कुछ जाके वोट मांगने की पोजीशन में है। सो उनके लिए मेरा ख्याल बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है, जैसे आप कह रहे हो। लग रहा है इनके पास भी कोई होमवर्क नहीं था। ये जो आज शहबाज शरीफ साहब हैं या इनके अलाइज़ हैं या उसमें जरदारी साहब एंड कंपनी जो, जैसे आज हम कहते हैं कि इनके पास इमरान खान साहब के पास कोई प्लान नहीं था 2018 में, तो हमें लग रहा है कि इनके पास भी कोई प्लान नहीं था कि आपने बस इनका 1 पॉइंट एजेंडा था, सारा का सारा अपना गेम प्लान जो है उसी पे आके इन्होंने बनाया था और वो उनके गले में पड़ गया, नंबर 1। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारे दोस्त अभी अगेन उनको ये हो गया, अंसार हो गए या साद मजहर भाई जो हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं वो अपनी जगह पे। अब सवाल जो है, जो आपका सवाल भी था कि क्या इलेक्शन कब होंगे, अब जिन लोगों ने सारा कुछ किया है, प्लान किया है, अरेंज किया है, इतनी बड़ी मुखालफत ली है, बातें सुनी है, गिले सुने हैं, मीर जाफर मीर सादे को सारे हवाले सुने हैं, तो उन्होंने इसलिए तो नहीं किया था कि इमरान खान साहब यहाँ सड़क पे आएंगे और हंगामे करेंगे या कुछ अरसे के लिए और हम इनके कहने पे विद इन 1 मंथ जो है हम इलेक्शन करवा देंगे। और अगर ये दबाव में आके करवाते भी हैं तो इमरान खान साहब और उनके फॉलोअर्स के लिए बहुत बड़ा एक वो होगी, अचीवमेंट होगी। इमरान खान साहब ये जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा एक नैरेटिव लेके फील्ड में मौजूद है, अमेरिकन कंस्पिरेसी बला बलो, मीर जाफर मीर सादिक। अब उनको एक नया मेरा ख्याल है सॉलिड एक उनको सपोर्ट मिल जाएगी, एक बयाना मिलेगा कि देखा मैंने मजबूर कर दिया, नवाज शरीफ साहब को भी कर दिया, शहबाज को और इनको यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब को। सो वो बहुत बड़ी पावर बनकर अमर्ज होंगे और अगला इलेक्शन वो स्वीप करेंगे। अगर इन्होंने उनके प्रेशर में दबाव में आके अगले 1-2 महीने में इलेक्शन कराने की कोशिश की इन्होंने, इनकी कोशिश ये होगी जो मुझे नजर आता है, मैं अगेन उसमें रीडिंग है कि ये इसको थोड़ा मैक्सिमम इसको ड्रैग करेंगे। फंस तो गए हैं ये, इसमें जरदारी साहब हूँ या शहबाज शरीफ साहब फंस गए हैं, लेकिन नवंबर से पहले इलेक्शन करवाने का ये मेरा ख्याल है ये वो रिस्क नहीं लेंगे। और अगर इन्होंने रिस्क लिया तो इमरान खान साहब के पास बड़े अच्छे चांसेस है दोबारा कम बैक करने के, और ये वो सिनारियो स्केरी सिनारियो और मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो जैसे अंसार ने कहा वो डीप उसमें आ गए हैं, एक उसमें फंस गए हैं कि एक उसमें डेवल एंड डीप ब्लू सुई वाला हिसाब है कि अब इनसे ना निकला जाता है तो ना उसको बाहर निकाला जा सकता है। सो इनके लिए मुश्किल है मेरा ख्याल है फैसला करना, लंदन जाएं कहीं पर जाएं, कि इमरान खान साहब के दबाव में आके फैसला करते हैं इलेक्शन का तो भी फंसते हैं और नहीं करते तो इनसे मसले नहीं हल हो रहे, इनके पास नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, उनके जलसे, उनका वोट बैंक, उनके साथ लोगों का जुड़ना, ग्राउंड स्वेल होना, लोगों का उनकी हुकूमत जाने के बाद बाहर निकलना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर एक को ये कहा जाए कि नहीं जी कोई निकला ही नहीं, लोग निकले इमरान खान साहब के लिए। अब भी लोग उनके जलसों में आते हैं, वो एक नैरेटिव बयानियाँ बना रहे हैं, लेकिन किस हद तक, और की क्वेश्चन ये है कि ये हुकूमत क्या मजबूर हो जाएगी
या हर कोई मुझेगा कि इलेक्शंस एक वक्त से पहले हो जाए, या जिस तरह रऊफ क्रासा साहब कह रहे हैं कि नहीं इसको ड्राई आउट करेंगे, ड्रैग करेंगे, लेकिन वो भी क्या मुमकिन होगा जब आपकी इकॉनमी को ऐसे ऐसे गंभीर मसाइल दरपेश है। इसके ऊपर जरा मजीद बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सारे भाई साहब, इमरान खान साहब तो आपको पता है वो एक बड़ा ज़बरदस्त और एग्रेसिव कैंपेनर है, वो कैंपेन भी कर रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। आपको ये भी पता है कि जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने बनाया है और वो जो मिसालें कही है तो बड़ी अजीब किस्म की, वो मीर जाफ़र मीर सादिक वाली, उसका ब्लो बैक भी आया है। एक वो उन्होंने ऐसा किया है जिससे फिर इस्तिराब पाया जाता है या गुस्सा पाया जाता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की फ़ौज के रैंक एंड फाइल के अंदर, कि भाई ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब एक सियासी हकीकत है, बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, क्या ये जो इस वक्त की डिस्पेंसेशन है मुश्किल, जैसे रऊफ क्रासा साहब कह रहे थे फंस गए हैं, वो कहते हैं ना डैम इफ़ आई डू एंड डैम इफ़ आई डोंट, वो फंस तो गए हैं या हुकूमत तो अब बन गई है, ये मजबूर हो जाएंगे, केव इन कर जाएंगे इमरान खान साहब की डिमांड के आगे, या नहीं ये दे विल पुट अप अ ब्रेव फेस एंड से कि नहीं वी विल रेजिस्ट और इलेक्शंस हम किसी खास मौके पर ही जाके करवाएंगे और अनाउंस करेंगे। देखें, जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान में सजी है ना, तो इसमें मेरी दानिश के मुताबिक जो सबसे मजबूत प्लेयर है, वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मेरी भी बड़ी रिजर्वेशन है उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी, बहुत सी चीज़ों के ऊपर हो सकती है, लेकिन वो इमरान खान सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अब वही वाली बात जो क्लासा कर रहे थे ना, देखें कि ही वाज वेरी अनपॉपुलर 2-3 मंथ्स बैक, बहुत ही अनपॉपुलर थे, उनकी गवर्नमेंट के बड़े बुरे हालात थे, और मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या किस किस्म का फ़ैसला था कि आपने इनको यहाँ पे रोकना है। और वही जो मज़हर साहब कह रहे थे, भाई आप इनको 5 साल पूरे करने दें, इतनी जल्दी आपको क्या पड़ गई, किस किस्म की। और जब पता भी था कि 5 साल अगर आपने अभी इनको रोक के आपने इनको इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करके, तो फिर क्या हुआ कि आपने अपनी गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट किस किस्म की बनेगी आपको पता है, बड़ी वीक गवर्नमेंट होगी। ये भी पता था कि 2-3 महीने पेट्रोल के ऊपर जो पॉलिटिक्स जो इमरान खान साहब ने जो मतलब है कि सस्ता किया पेट्रोल, वो सारे का सारा वो भरना आपको पड़ेगा। और मुझे ये बताएं कि वो ये बात देखें, इकॉनमी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आज की जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, इससे डिटैच नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, नहीं आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इस लिहाज से फिर जो बयानिया बनाया और जिस तरह जो बात मतलब है कि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन्स मतलब पीटीआई के लोगों ने चलाई, तो इस लिहाज से मैं आपको बताऊँ कि मेरी ये असेसमेंट ये है कि मुझे नहीं लगता, अच्छा ये भी बात अलग बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि 20 लाख लोग लेके वो आ सकते हैं या सारा कुछ, लेकिन उनका बयानिया मैं आपको बताऊं कि कुछ ख़ास क्वार्टर्स में उनका बयानिया बिकता है। और एक तरफ हुकूमत हमारी इस किस्म की है कि उसको बहुत बड़े इस किस्म के फैसले करने हैं कि जिसकी पॉलिटिकल प्राइस बहुत हाई है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैं पेट्रोल की बात कर रहा था, फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर लें कि पेट्रोल इतना महंगा करना है हमने, तो क्या जरदारी साहब इस बात को मानेंगे या दूसरे अलाइज जो मानेंगे वो सब अनपॉपुलर होंगे, लेकिन उसके अलावा चारा भी कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं समझ आती कि ड्रैग कैसे कर सकते हैं। एक तरीके से ड्रैग हो सकता है कि अगर आप कोई भी, बेशक वो आप जो इम्पोर्टेंट लोग हैं या इम्पोर्टेंट जो इदारे हैं, अगर वो फ़र्ज़ करें कि किसी तरीके से इनको बिठाएं आपस में पॉलिटिशियंस को, और फिर इनमें कोई इत्तेफाक ये हो कि चले हमने अक्टूबर में इलेक्शन करा देने या नवंबर में करा देने या सितंबर में करा देने, और उस मतलब है कि वहाँ तक पहुँचने तक कुछ टफ डिसीजंस हैं, उसके बारे में भी कंसेंसस हो, जो कि मुझे एनी आओ, जिस तरह आप पहले बात हो चुकी, दैट सीम्स इम्पॉसिबल, वो मुझे एक्सट्रीम बिल्कुल। सो मुझे तो हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, और शहबाज शरीफ साहब की टैलेंट और उनका सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं वो तमाम के तमाम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, और इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं, इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, एक क्योंकि अभी ये आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब की ने वो टारगेट कर रहे हैं कि मई के आखिरी हफ्ते में वो लोग आएंगे, रिगार्डलेस के वो 20 लाख लोग कहना आसान होता है, 10 लाख लोग कहना आसान होता है, बंदे 10,000 भी हों और अगर वो वायलेंट क्राउड हो या चार्ज क्राउड हो तो वो काबू नहीं हो सकता। बट सवाल यहाँ ये है सर
कि अगर कोई ये फैसला करता है कि नहीं जी ये नक्शे अमन का बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ऐसे भी सजेशंस आते हैं ना जी कि फ़लाने को नज़रबंद कर दो, फ़लाने को ये कर दो, वो कर दो, आपको लगता है ऐसी गलती कोई ऐसा कोई सोचेगा या नहीं दे विल लेट लूज़ के यार ठीक है इमरान खान साहब को एक दफ़ा जितना शोर मचाना है उन्हें मचाने दीजिए और वो करने दीजिए, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान को खुली छुट्टी देनी चाहिए एक दफ़ा कि जो करना है कर लो। देखिए मुनीब, ये 2014 नहीं है। 2014 का जो धरना था, जो मार्च था, वो बड़ा मैनेज था, कंट्रोल था, एक सपोर्ट पीछे हासिल थी। ये अनकंट्रोलेबल क्राउड होगा, ये अनमैनेजेबल क्राउड होगा, ये वो, और ये अच्छा खासा बड़ा क्राउड होगा। मैं तादाद पे नहीं जाता क्योंकि तादाद हमारे यहाँ जो है वो आप कहते रहें दूसरा मानता नहीं है, आप ये छोड़ दें। लेकिन एक बड़ा क्राउड होगा, एक चार्ज क्राउड होगा, एक अनकंट्रोलेबल क्राउड होगा, एक अनमैनेजेबल क्राउड होगा, ये तो तय है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? इमरान खान को आगे चल के प्रॉब्लम क्या आ सकती है? जो प्रॉब्लम आ सकती है खान साहब को, उनकी वेव है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, प्रॉब्लम आएगी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पे। देखिए खंबों को वोट नहीं पड़ते अब। 70s में हमने देखा कि खंबों को वोट पड़ते थे, लेकिन खंबों को वोट नहीं पड़ते। पॉलिटिक्स पंजाब में आरई, चौधरी, जाट, ये इन्हीं कश्मीरीज, इन्हीं के दरमियान होती है, कोई भी हो। लेकिन अब उसमें इमरान खान के पास जो पॉलिटिकल साइंस के प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले जहांगीर तरीन, ये सारे लोग होते थे मिलके, अब शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, ये लोग हैं। तो अब देखना ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद, तो इमरान खान को बैटल फील्ड होगी पंजाब। बाकी सिंध में बज़ाहिर जो रूलर सिंध है वो पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। हाँ, अर्बन सिंध में प्रॉब्लम MQM को आएगी, अर्बन सिंध में प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी को आएगी। अर्बन सिंध में जो कराची हैदराबाद में जो अलायंस होने जा रहा है वो PTI और जमात इस्लामी के दरमियान होने जा रहा है। और इन सारे उसमें चाहे पंजाब हो, यहाँ हो, TLP का अपना, तहरीक लब्बैक का अपना एक फैक्टर मौजूद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी इमरान खान की वो सपोर्ट हासिल है और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो तीसरी मरतबा भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए। बलूचिस्तान का अपना है, तो बैटल फील्ड पंजाब में है। पंजाब अभी तक, देखिए खानदानी सियासत हम बात करते हैं कि जी 2 खानदानों की सियासत नहीं है। पाकिस्तान में सियासत ही खानदानी होती है, चाहे, और उसमें सिर्फ 2 खानदान का मसला नहीं होता, उसमें जात पात ये सारा। और माशाल्लाह जनरल जियाउल हक 85 के बाद गैर जमाती इंतखाबात करके तो पूरी तकसीम कर दी। इमरान खान को प्रॉब्लम सिर्फ इसमें आएगी, बाकी तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेज सजा दिया इस मौजूदा हुकूमत और इन सारी सियासी जमातों ने कि वो उस पर खेल रहे हैं, वो उस पर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बॉलिंग कराने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम इमरान खान के लिए इस वक्त तो बहुत अच्छी है, अब काउंटर नैरेटिव कोई नहीं आ रहा, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रहा है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब राना सनाउल्लाह जो कुछ भी कर लें, आप उन्हें तोशा खाना कर लें, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, ये सारी चीज़ें 8 मार्च से पहले इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी। 8 मार्च के और 9 अप्रैल के बाद वो सारी मुश्किलात खुद मौजूदा जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इमरान खान को एक ऐसी लाइन दे दी है कि जिस पे वो चल रहे हैं। आप वो सही हो, नहीं हो, गलत हो, मुदाखलत हो, साजिश हो, थ्योरी हो, मरासला हो, कुछ भी कह लें, ठीक है। साहब के साथ उनके सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्लास साहब टुवर्ड्स द एंड अगर इस मामले को अगर हम देखें, इमरान खान साहब के पास कहा जाता है कि उनके पास वो सॉफ्ट एंट्री नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के पास थी। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया बनाया, नेम कॉलिंग की, टारगेट किया मुख्तदर हलकों को, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जलसों में किया, अभी तक वो करती हैं। लेकिन एक सॉफ्ट एंट्री थी शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, वो आ गए। इमरान खान साहब ने उस नहज पे चले गए हैं जहां पर वो भी रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं और उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है और उनके पास सॉफ्ट एंट्री नहीं बाकी रही। क्या आप इससे एग्री करते? मुनीब बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और यही मेरा ख्याल इमरान खान साहब को रियलाइज़ भी हुआ है कि शायद वो रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर गए, स्पेशली जो पिछला जलसा उन्होंने किया है जिसमें मीर जाफ़र, मीर सादिक, सिपहसालार की बातें की हैं। और यही वजह है, आप उस पर जो है ना उनके सोशल मीडिया टीमें जो हैं अब वो उस पर क्लिप लगाना शुरू हो गई हैं कि जनाब को उनका इशारा जो है ना किसी और साइड पे नहीं था, उनका इशारा जो है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ था। उनके मिनिस्टर जो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने भी उन्होंने वजाहतें दी हैं, उनको सोशल मीडिया टीमें भी दे रहे हैं। सो उनको एहसास हुआ है कि हमने रेड लाइन जो है क्रॉस किया। उसके बाद मैं देख रहा था बहुत सारे जो रिटायर्ड हमारे फौजी अफसरान जो है उनकी वीडियोज़ भी आए, अगेन आपने देखा होगा सामने
सामने आना शुरू हो गई हैं, जिस पे वो बड़ा शदीद रिएक्ट कर रहे थे। हालांकि यही लोग जो हैं कुछ दिन पहले तक इमरान खान साहब के लिए कैंपेन चलाए हुए थे। सो इमरान खान साहब को उसका नुकसान वक्ती तौर पर मेरा ख्याल है ये हुआ है, हीट ऑफ इमोशंस में वो जो तकरीरें कर रहे थे उससे उन्हें फील हुआ है कि शायद रेड लाइन जिसकी बात आपने की है उन्होंने वहाँ पे क्रॉस किया। और दूसरी बात जो मुझे फील हो रहा है, जो हमारे दोस्त भी सारी बातें कह रहे थे, अब ये फंस तो गए हैं, फेयर इनफ, उसमें शहबाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब एंड कंपनी है। अब इनको ये सूट नहीं करता कि फ़ौरन ये इलेक्शन में जाए, मेरी रीडिंग है। इनको फिर आप उसमें आ गए हैं, वो कहते हैं जो ढोल आपके गले में पड़ जाए आपको बजाना पड़ता है। अब इन्हें अगले साल तक ये ढोल बजाना पड़ेगा, अगले साल अगस्त तक, जैसे शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम उसमें अगस्त में इलेक्शन करवाएंगे। अच्छे हैं बुरे हैं, तनकीद हो रही है सड़कों पे, इमरान खान साहब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, आने दें एक दफ़ा देख लें कि खान साहब क्या करते हैं। मतलब वे खुदा न खास्ता बैलेंस कराते हैं, खाना जंगी कराते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं और आगे जिससे वो ज़्यादा अनपॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि कोई बंदा नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के हालात जो श्रीलंका वाले हों। तो लिहाजा ये उनके लिए मेरा ख्याल अब ढोल गले में है, उनको सूट करेगा कि वो इसको लंबा लेकर जाए, नहीं तो ये सारा कुछ करने का कोई फायदा नहीं। फिर इमरान खान साहब जो हैं ये इनको दोबारा रौंद कर दोबारा वापस आएंगे पावर में, और नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा स्केरी मंजर होगा ये। जी अंसार साहब, बात करनी है मैंने। जी देखें, मैं सिर्फ एक बात आखिर में करना चाह रहा हूँ कि जिन हालात में हम आज पहुँच चुके हैं ना, तो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हमारे पॉलिटिशियंस भी इर्रेस्पॉन्सिबल रहे हैं, सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, चूँकि मेरी नॉलेज में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ चीज़ें सोची जा रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क के इंटरेस्ट में ये है कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल अदा करना है, वो रोल ये होना चाहिए कि जो भी कुछ हो इन पॉलिटिशियंस को आपस में बिठाएं। मैं आपको बताऊं कि अदरवाइज़ हमारे हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, बहुत ख़राब हो जाएंगे। और एक दफ़ा इनको बिठाएं ज़रूर आपस में बैठ के, ताकि ये जो मेन इरिटेंट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स के, फ्रेश इलेक्शंस के हो जाएं या मईशत के, तो ये फैसला करें, वरना हमारे हालात बहुत गड़बड़ हो जाएंगे। मुझे डर इस बात का है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रऊफ क्लास और भाई साहब और मदर अब्बास साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते रहिए, हमारा अगला सेगमेंट तैयार है, हमारे साथ रहिएगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत अरसे से चल रहा है, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत कुछ हुआ। अब ये मामला शायद अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, यानी उम्मीद की जा सकती है कि इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला आ सकता है। बहुत से लोगों ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन जो इस मामले के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो अकबर बाबर साहब हैं, जिन्होंने ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया था। बहुत से उतार से मैंने अर्ज़ किया। अब ये मामला इस वक्त है किस स्टेज पर? अकबर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब। ये फरमाइएगा सबसे पहले कि ये स्टेज है क्या? आपने तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ स्क्रूटनी भी हुई, रिपोर्ट्स भी आई, मुतअद्दिद चीज़ें सामने आई हैं। एक तहरीक इंसाफ की ये कोशिश रही है कि नहीं जी, सारे जो जमातें हैं उनका रिकॉर्ड सामने रखा जाए और सबका इकट्ठा फैसला दिया जाए, और इस हवाले से उन्होंने कानूनी चाराजोई भी की, अदालतों में भी गए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन इस केस के हवाले से किस स्टेज पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा 7.5 पौने 8 साल का केस है, और जाहिर है इसकी बहुत लंबी तफसीलात हैं। 180 के करीब तो हेयरिंग्स हो चुकी हैं और 50 एडजर्नमेंट मोशंस और 9 वकील चेंज किए। लेकिन मुख्तसरन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस साल जो पेशरफ्त हुई है वो मानी खेज इसलिए है कि जनवरी की 4 तारीख को स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइनली रिपोर्ट तकरीबन 4 साल बाद जमा कराई, जो हमें दी गई, दोनों फरीकैन से शेयर की गई। ये वो स्क्रूटनी कमेटी है जो मार्च 2018 में कायम की गई थी। 1 महीने की उसके मैंडेट था TOR के मुताबिक कि वो स्क्रूटनी करे, उसको 4 साल तकरीबन लग गए। अब यहाँ से मामलात जो हैं थोड़े से उसमें पेशरफ्त हुई पॉजिटिव इस लिहाज से कि एक मेजर डेवलपमेंट थी जो हम कंक्लूसिव फेज़ में जो आज पहुँचे हैं। वो रिपोर्ट हमसे शेयर की गई 4 जनवरी को। उसके बाद दोनों फरीकैन को कहा गया कि आप इन रिपोर्ट में अपने जो कमेंट्स हैं वो जमा कराएं। हमने अपने जमा कराए, PTI ने थोड़ा सा काफ़ी टाइम ले लिया। मार्च 15 को PTI ने अपने कमेंट्स जमा कराए। मार्च 15 को जो PTI ने कमेंट्स जमा कराए, साथ ही उन्होंने दरख्वास्तें भी दी कि ये जो इनका जवाब है ये अकबर बाबर से सीक्रेट रखा जाए। फिर उसी सिलसिले में वो हाई कोर्ट में चले गए। अब उसको सीक्रेट रखने की वजह उस वक्त सामने आई जब हमसे वो शेयर की गई। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी और हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने भी मुस्तरद कर दी, और वो 30 दिन की कतगन लगा दी, जो बाद में इंट्रा कोर्ट अपील ने 25 अप्रैल को सस्पेंड कर दी। तो उस जो रिपोर्ट थी उसके अंदर 11 बैंक अकाउंट्स PTI ने डिसओन किए। अब उनको पता था कि अकबर बाबर तो हमें पकड़ लेगा, उसको तो सब फैक्ट्स पता है, तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इसको शेयर ना करें। आई मीन ऑब्वियसली ये ऐसी बात है जो बड़ी अजीब सी बात है
तो उसमें 11 बैंक अकाउंट्स इन्होंने कहा, जो 28 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के जरिए आए थे उसको इन्होंने डिसोन कर दिया, और साथ ही इन्होंने कहा कि ये अकाउंट्स में जितना पैसा है, मिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान से जो कलेक्ट किए गए, बाहर मुल्क से कलेक्ट किए गए, वो डिसोन करते हैं हम, हमें इन अकाउंट्स का तो पता ही नहीं था, ये तो स्टेट बैंक के जरिए हासिल हुए थे। और साथ उन्होंने लिख दिया, ये पीटीआई ने लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है, कि इन अकाउंट्स को असद कैसर ऑपरेट करता था, इमरान इस्माइल करता था, शाह फरमान करता था, मियां महमूद और रशीद करते थे, समर अली खान करते थे, नजीब वगैरह वगैरह, टॉप इंक्लूडिंग एहसन रशीद, लेट एहसन रशीद जो इमरान के बड़े करीबी दोस्त थे और पर्सनल अपनी उससे पीटीआई को फंड करते थे, उनका भी नाम डाल दिया कि इन्होंने एक अकाउंट इनके नाम से भी है और लोग भी हैं, और ये इसको डिसओन किया, नहीं ये लीगली ऑपरेट कर रहे थे। तो ये चीज़ ज़ाहिर है मैंने डिटेक्ट कर दी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आ गया कि इन बैंक अकाउंट्स को पीटीआई जो डिसओन करती है, जो कहती है हमें स्टेट बैंक के जरिए 2018 में आए, इनको ये ऑपरेट कर रहे थे 2012 में। मेरे पास सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की रेजोल्यूशंस आ गई, मेरे पास सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी के जो लेटर्स हैं टू दीज वेरी बैंक्स, दे आर ऑपरेटिंग दीज बैंक्स। तो ये जाहिर है इसको छुपाने के लिए उन्होंने ये हरकत की। एनीहाउ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब उसके बाद जब इन्होंने ये हेयरिंग शुरू हुई है, 19 अप्रैल को एक हेयरिंग हुई, फिर 25 को इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील से ये जो 30 दिन की कदगन थी वो ख़त्म हो गई, सस्पेंड हो गई। तो जो इन्होंने हमने डिसाइड किया था 19 अप्रैल को, पीटीआई ने विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई एम सेइंग दिस विद ऑन रिकॉर्ड, कि जी हम 3 दिनों में अपनी आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। 3 दिन जो उन्होंने डिसाइड किए थे वो 27 अप्रैल, 28 अप्रैल एंड 29 अप्रैल। तो जो 27 की हेयरिंग हुई तो इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील के जो ऑर्डर था सस्पेंडिंग 30 डेज, उसको प्रीटेक्स्ट बना के इन्होंने कहा दे रिफ्यूज टू आर्गू, कहते हैं हम आर्गू नहीं करते, क्योंकि अब इस ऑर्डर के तहत तमाम पार्टीज को क्लब करके एक साथ सुना जाएगा, एक साथ फैसला किया जाएगा। ऑब्वियसली वो उस ऑर्डर में तो इस किस्म की कोई बात नहीं थी। ऑर्डर में तो ये था कि सब पार्टी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, एक्विटेबल। ऑब्वियसली वो जाहिर है कि वो तो दैट इज नेचुरल। अब इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की जो स्क्रूटनी कर रही है तो वो कानून के मुताबिक ही कर रही है ना, वो तो एक्विटेबल, लेकिन वो डिफरेंट स्टेजेस में है। अब सबको क्लब करके तो एक बड़ा मेजर डिले इनका। बट अकबर असबाबर साहब, एक सवाल जो कि हर एक के ज़हन में, हमारे ज़हन में भी है, आप क्योंकि वहां पर देख रहे हैं बहुत कुछ, अब ये कल कंक्लूड होता हुआ कब नजर आता है, जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा? क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि नहीं जी वो जितना बड़ा पहाड़ बना हुआ है ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ममनुआ फंडिंग है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी तहलील होने जा रही है, किसी पे बैन लगने जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये कंक्लूड होता हुआ कब नजर आता है? बड़ा लॉन्ग विंडेड प्रोसेस है ना, ये तो बहुत लंबा है। देखिए मेरे ख्याल में तो देखिए ये वाहिद केस है कि केस पे अभी तक फैसला नहीं है और उसके इर्द गिर्द 9 रेट पटिशंस हो गई हैं और हर फ्रिवलिस ग्राउंड्स पे, यानी आप अंदाजा लगाइए कि वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अकबर बाबर से छुपाई जाए, रेट पटिशन, और 9 रेट पटिशंस। तो उसकी वजह से ज़ाहिर डिलेइंग एक फैक्टर दरमियान में आ जाता है। हैविंग सेड दैट, अब जब इस तरह लास्ट टाइम इन्होंने तय किया था 27, 28, 29 अप्रैल 3 दिन में ये कंक्लूड करेंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि जी मई 10 यानी आज की जो हेयरिंग है और कल इंशाल्लाह फिर हेयरिंग होगी, अगले चंद दिनों में अगर ये डेली बेसिस पे होती है तो इन्होंने अभी वो जो फैक्ट स्क्रूटनी कमेटी के सामने आए हैं कि प्रोहिबिटेड फंडिंग भी हुई है, फॉरेनर्स ने भी की है, फॉरेन कंपनीज ने भी की है, और कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये डॉक्यूमेंटेड है जो रिपोर्ट आई है स्क्रूटनी कमेटी की, उस पर फिर इन्होंने उसको डिस्प्यूट करना है, चैलेंज करना है जो। लेकिन उन्होंने कहा था हम चंद दिनों में, इन 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, तो अगर तो वो हेयरिंग्स होती हैं, आज हुई कल होती है, 2-4 दिन और होती है, तो देन हमने एक काउंटर जो अपने रिटॉर्ट देना है वो चंद घंटों में दे के देन द केस इज क्लोज, उसके बाद फैसला महफूज हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस रास्ते पे चले, अब जो इसकी डायमेंशंस हैं, देखिए इसमें एक ये कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इलीगल फंडिंग हुई है, प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, फॉरेनर्स ने फंड किया है, फॉरेन कंपनीज ने फंड किया है, और दूसरा कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स हुई है। मैंने आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे दिया कि इन्होंने बैंक्स को डिसोन किया। ये भी बड़ा सीरियस ऑफेंस है कि आप यूर ऑपरेटिंग। तो अच्छा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फंड्स कैन बी कॉन्फिस्केटेड, ऑब्वियसली इट इज फॉर द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड। एक फॉल्स एफिडेविट सर्टिफिकेट इमरान खान हर साल फाइल करता रहा है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उसने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन अपनी अकाउंट्स की नहीं दी, उसने अकाउंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, कंसील किया, उसने प्रोहिबिटेड फंडिंग की है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसको फुली, क्योंकि ये जितनी प्रोहिबिटेड फंडिंग है। फिर उसके बाद जो फाइनेंशियल बोर्ड है
जिसने ऑथराइज किया एम्प्लॉइज को फंड लेने, अभी उसकी तफसीलात आनी बाकी है, सुना है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उनको जो ऑथराइज किया एक मेजर इलीगैलिटी है। और इस तमाम इलीगैलिटीज को सुपरवाइज फाइनेंस बोर्ड करता था। फाइनेंस बोर्ड में कौन लोग थे? आमिर कियानी था, सैफुल्लाह नियाजी था, सरदार अजहर तारिक खान था, और डॉक्टर मोहम्मद थे, और तारिक शेख था, और ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। सो ऑब्वियसली इन सब के लिए बड़ी सीरियस, अब किस एक्सटेंट तक इलेक्शन कमीशन जाता है, दैट इज फॉर द कमीशन टू डिसाइड। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अकबर असबाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक ने और भी दो जमातों के हवाले से सवाल उठा रखे हैं। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और फैसला जल्द मुतवक्किल है। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर देगा, देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।